नमस्कार मित्रों, प्रयागराज एजुकेशन के YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, आज से हम एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं, PDF उपलब्ध कराना। तो आज अब जो चैप्टर चलेंगे उनका PDF आप सभी को मिल जाएगा। जैसे कि आज चित्र संयोजन के मूल सिद्धांत हैं, तो इसका PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल हम बना दे रहे हैं, उसी पे आपको ये सभी उपलब्ध हो जाएंगे। वो प्रयागराज एजुकेशन के नाम से ही यूट्यूब चैनल हो, वो टेलीग्राम चैनल होगा। तो आज का अपना चैप्टर है चित्र संयोजन के मूल सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत। कहीं कहीं लिखा रहता है चित्र संयोजन के सिद्धांत या संयोजन के सिद्धांत। इसके 8 सिद्धांत हैं: पुनरावृत्ति, सामंजस्य, विरोध, अनुपात, संतुलन, प्रभाविता, लय और एकता। मित्रों, हम लोग टॉपिक पे आगे चलें इससे पहले कि जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि सब्सक्राइबरों की संख्या 1000 पहुंच जाए। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत कम सब्सक्राइबर है ना, तो 1000 पहुंचने चाहिए। आप लोग शेयर भी कर दिया करिए। वैसे आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, बहुत प्यार दिखाया। तो चलिए इसी तरीके से आप लोग कृपा बरसाए रखिए। परिभाषा से शुरुआत करते हैं। चित्र संयोजन के मूल सिद्धांत। चित्र संयोजन क्या होता है? चित्रों के जो मूल तत्व हैं, जैसे कि रेखा, रूप, रंग, तान, पोत या अंतराल, इन सभी को व्यवस्थित रूप से अरेंज करना या एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसको एकत्रित करना चित्र संयोजन कहलाता है। जैसे कि रेखाओं में हम कहें कि रेखाओं को कहीं मोटी कहीं पतली आवश्यकता अनुसार किया जाए। उसके रूप को भी ज़्यादा ऐसा ना हो कि कहीं चेहरा बहुत बड़ा और शरीर बहुत छोटा हो। रंग हम लोग बिल्कुल विरोधी रंग न यूज करें। तान में भी उसमें ज़्यादा अंतर न हो। पोत ऐसा नहीं कि धरातल मतलब कि कहीं पे खुरदुरा हो तो कहीं एकदम स्मूथ हो। तो जो जहाँ पे आवश्यक है, अंतराल ज़्यादा न करे, कम न करे, जहाँ पे जो आवश्यक है उस आवश्यकता के आधार पे चित्रों का संयोजन चित्र संयोजन के मूल सिद्धांतों में आता है। इसमें 8 सिद्धांत हैं: पुनरावृत्ति, सामंजस्य, विरोध, अनुपात, संतुलन, प्रभाविता, लय और एकता। उम्मीद है आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चित्र संयोजन के मूल सिद्धांत हैं क्या, मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पुनरावृत्ति के माध्यम से चित्र का संयोजन करेंगे। जैसे कि हम लोग, हमारे दिमाग में वो चीजें ज्यादातर घर कर जाती हैं जो हम बार बार सुनते हैं, देखते हैं या बोलते हैं। तो चित्रकार इन्हीं चीजों का सहारा लेकर के चित्र को प्रस्तुत करेगा जो हमें अच्छी लगेंगी। सामंजस्य का मतलब है कि जैसे कि आप लोग, कई लोग पार्टनर के साथ में रहते हैं, तो जब जब 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्तियों के व्यवहार में अंतर रहता है, भिन्नता रहती है। इसी तरीके से चित्रों में, चित्रों के अवयवों में भिन्नता रहती है, उनके गुणों में भिन्नता रहती है। उनको एक व्यवस्थित तरीके से सेट करना ही सामंजस्य में आ जाता है। कहीं कहीं क्या होता है कि व्यवहार में विरोध रहता है, फिर भी उनको एक साथ सेट करना विरोध कहलाता है। अनुपात में अगर हम आ जाएं तो अनुपात का अर्थ ये होता है कि कहीं पे बहुत छोटा कहीं पे बहुत बड़ा न हो। जैसे कि चित्र का जो फ्रेम है उसकी लंबाई चौड़ाई और फ्रेम में एक सामंजस्य बना रहे, ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम हो जाए। इसी तरीके से संतुलन भी होता है। संतुलन का अर्थ ये होता है कि चित्र में ऐसा ना हो कि एक कोने बहुत बड़ा चित्र बन जाए और पूरा फ्रेम खाली रहे। प्रभाविता का अर्थ होता है कि किसी भी जगह को फोकस करना हो। तो वहाँ पे जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग के तस्वीरों में भगवान देखते हैं, तो भगवान के पीछे एक आभा मंडल दिखती है, तो वहाँ पे फोकस करना होता है। प्रभाविता का सीधा सा अर्थ ये होता है पूरे चित्र में आपकी नज़र सबसे पहले कहाँ पे पड़ रही है।
तो ये कलाकार को, चित्रकार को अच्छे से आना चाहिए कि कहाँ पे सबसे पहले उसकी नज़र पड़े, फिर धीरे धीरे करके पूरे चित्र में मतलब कि सबकी नज़र पड़ जाए। लय का अर्थ होता है एक स्पीड में बनी रहे कोई चीज, एक गति जो है निरंतर बनी रहे, इसे अंग्रेजी में रिदम भी कहते हैं। एकता का मतलब होता है कि एकत्रित करना, सहयोग करना। तो आठों मूल तत्व तो आपके सामने हमने बता दिए। अब इनकी परिभाषाएं जो आपके सामने लिखी रहेंगी उनको हम बात कर लेंगे। जैसे कि पुनरावृत्ति में हमने कहा कि एक ही चीज को बार बार जब दिखाया जाता है, बोला जाता है, तो वो हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। आपके सामने लिखा भी है, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति में कला के एक ही तत्व को बार बार प्रस्तुत करके, यह प्रीति लिखा है, कृति होना चाहिए, है ना। कृति में एकता लाने का प्रयत्न किया जाता है। इसका लक्ष्य एक ही बात को बार बार बोल करके व्यवस्था उत्पन्न करना। देखिए कई जगह पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रीति नहीं कृति होना चाहिए, और यहाँ पे बल देकर, ठीक। यह व्यवस्था का सरलतम उपाय है। देखिए यहाँ पे कृति सही लिखा है। कृति में किसी तत्व को एक स्थान पर देखने से हम उससे परिचित हो जाते हैं। इस परिचित वस्तु को हम चित्र में बार बार देखते हैं। यदि यह वस्तु अथवा तथ्य सुखद एवं सार्थक है तो हमारे स्वभाव में घुल मिल जाती है। इस युक्ति से कलाकार हमारी आदतों का सहारा लेकर के कृति की रचना करता है। हम उसी को बार बार देखना चाहते हैं और नई आकृति या रंग योजना को समझने में असुविधा का अनुभव करते हैं। पुनरावृत्ति में हम उस वस्तु को अच्छी तरीके से जानने और समझने भी लगते हैं। तो आप सभी को उम्मीद है पुनरावृत्ति समझ में आ गई होगी। पुनरावृत्ति का मतलब ही है बार बार सामने प्रस्तुत करना। इसे अंग्रेजी में रिपीटेशन कहते हैं। अगला है सामंजस्य। सामंजस्य को अंग्रेजी में हार्मोनी भी कहते हैं। सामंजस्य का अर्थ होता है कि आप लोग, आपके पार्टनर होंगे तो उनके साथ आप लोग जो सिस्टम अरेंज किए हैं उसी को सामंजस्य कहते हैं। चित्र में अनेक आकृतियां अंकित की जाती हैं। इन आकृतियों को पृथक पृथक रूप में एक इकाई मान सकते हैं। जहां इन इकाइयों में किसी एक या अधिक प्रकार की समानता होती है, वहां इनका संयोजन सामंजस्य उत्पन्न करता है। यह भी कहा जा सकता है कि किसी चित्र के रेखा, वर्ण, तान, वयन, ये भजन नहीं वयन लिखा है, वयन एवं आकृति आदि एक दूसरे से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, तो वहां चित्र में सामंजस्य का अनुभव होता है। अगर सामंजस्य का अनुभव न होता तो वहां एक दूसरे से मिलती जुलती प्रतीत न होती। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य का उदय होना और सूर्य का अंत होना अगर एक चित्र में बनाया जाए तो एक सामंजस्य उत्पन्न करके ही बनाया जा सकता है, तभी वो हमको एक दूसरे से मिला जुला प्रतीत समझ में आएगा। इसे संगति भी कहते हैं। सामंजस्य का स्थान एक रास्ता तथा विसंवाद के मध्य है। इसकी उपमा भूरे रंग से दी जा सकती है। भूरे रंग का अर्थ होता है ये श्वेत और श्याम वर्ण के मध्य की स्थिति होती है। देखिए, जो श्वेत और काले रंगों के मिश्रण से बनता है, श्वेत तथा काले रंग दो अतिशय स्थितियों के समान हैं एवं चित्र के विषय तथा उद्देश्य के अनुसार कलाकार इन अतिशय स्थितियों के मध्य सामंजस्यपूर्ण स्थिति को भूरे रंग के विभिन्न बलों द्वारा प्रस्तुत करता है। अब देखिए, रेखा मतलब सामंजस्य में इसके जो अवयव हैं, जैसे रेखा सामंजस्य, वर्ण, तान सामंजस्य, वयन, आकृति, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए, रेखा सामंजस्य क्या होता है कि कहीं पर भी अगर तुलिका या ब्रश से रेखा खींची गई है तो उसी चित्र में पेंसिल या निब से रेखा खींचना सामंजस्य विरोध हो सकता है। आपके सामने लिखा है, किसी चित्र का रेखा सामंजस्य रेखाओं के गुण खींचने की दशाओं तथा परिप्रेक्ष्य प्रभावों पर निर्भर करता है।
यदि किसी चित्र में तूलिका से रेखाएं अंकित की गई हैं तो उसी भाग या आकृति में पेंसिल अथवा निब से रेखा खींचना सामंजस्य विरोध हो सकता है। आपके सामने अगला है वर्ण एवं तान सामंजस्य। वर्ण एवं तान सामंजस्य का मतलब होता है समान प्रकाश अथवा, यहां खाया नहीं है अथवा होगा, अच्छा यहाँ पे छाया होगा, सामान्य प्रकाश छाया, अथवा तो लिखा है, सामान्य प्रकाश छाया, खाया नहीं छाया होगा, है ना, छाया, समान प्रकाश छाया अथवा उष्णता शीतलता आदि के विचार से चित्र में रंगों का प्रयोग सामंजस्य उत्पन्न करता है। ठीक, यह तानों के सही वितरण पर आधारित होता है, तान का सही वितरण हो उसी पर यह आधारित होता है। जैसे कि यदि चित्र में प्रयुक्त सभी रंग प्रकाश अथवा उष्णता के विचार से बहुत कम अंतर वाले हों, विभिन्न अंतर वाले हों, तो हम लोग क्या कहते हैं, चित्र में सुंदर सामंजस्य उत्पन्न होता है। हमने क्या कहा कि ये चित्र में प्रयुक्त सभी रंग प्रकाश अथवा उष्णता के विचार से हों, जैसे कि लाल और पीला, तो चित्र में सामंजस्य उत्पन्न होता है। उदाहरण के रूप में जैसे शांत रस का चित्र है तो उसमें श्वेत, नीले, भूरे और पीले रंग के प्रयोग के मिश्रण से मतलब जो चित्र बनता है वो सुंदर या सामंजस्यपूर्ण चित्र बनता है। इसी तरीके से हम लोग अगर कहें कि गर्म रंगों की बात करें, जैसे कि उसमें लाल, नारंगी, पीला, बैंगनी आदि रंगों का प्रयोग किया जाए तो उसमें उष्ण वातावरण का सामंजस्यपूर्ण उत्पन्न होता है। एक में हम लोगों ने शांत वातावरण का, दूसरे में उष्ण वातावरण की बात की। तो वर्ण एवं तान के माध्यम से ही यह संभव हो पाया। अगला आपके सामने है धरातलीय वयन तथा पोत सामंजस्य। चित्र में अंकित विभिन्न आकृतियों की धरातलीय आकृतियों की धरातलीय वयन में, यहाँ पे वयन होना चाहिए, वन लिखा है, वयन में भिन्नता रहती है। इस धरातलीय प्रभाव को सामंजस्यपूर्ण विधि से प्रस्तुत करना संभव नहीं है। एक चिकने अथवा बहुत खुरदुरे धरातल तुरंत आकृष्ट हो जाते हैं। इन दोनों का साथ साथ प्रयोग विरोधी भी हो सकता है और सामंजस्यपूर्ण भी हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा, जैसे कि हम लोग इस तरीके से बात करें, यदि किसी महिला के शरीर के कोमल धरातलीय प्रभाव सहित मोटी बुनावट वाली ऊनी वस्त्र पहने चित्रित किया जाता है तो इन दोनों धरातलों के में विरोध उत्पन्न होता है। फिर भी ये सामंजस्य है। मोटी बुनावट वाला वस्त्र जहां महिला के शरीर के कोमल प्रभाव को बढ़ाता है, वहीं वस्त्र की सिकुड़ने और बनावट, उसके वर्तुल रेखाएं महिला की कोमलता को प्रतिध्वनित करती हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अगला है अनुपात सामंजस्य। अनुपात सामंजस्य का अर्थ होता है आकृतियों की विभिन्न रचना के अतिरिक्त अनुपात में भी सामंजस्य होना आवश्यक है। यदि किसी चित्र में कुछ आकृतियां बहुत बड़ी और शेष आकृतियां बहुत छोटी अंकित हो तो चित्र में सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में या तो चित्र हमें मतलब कि परिप्रेक्ष्य दूरी से कल्पना करना होगा, या तो फिर हमें ये चित्र दैत्य या भीमकाय प्राणी या बौनों आदि के रूप में इन्हें सोचना होगा। आगे चलते हैं, आकृति सामंजस्य। आकृति सामंजस्य का मतलब होता है अनुपात सामंजस्य दो बार हो गया। आकृति सामंजस्य का मतलब होता है विभिन्न दशाओं में खींची गई रेखाओं के द्वारा
विभिन्न विभिन्न दिशाओं में खींची गई रेखाओं के द्वारा आकृति अथवा आति जो लिखा है ये आकृति होना चाहिए, अतिथि जो लिखा है ये आकृति होनी चाहिए, है ना। आकृति अथवा व्यवस्था का बोध होता है जो त्रिकोण, वर्ग, अष्टभुज, वृत्त आदि हो सकती है, आदि हो सकती है। आगे अगर हम बात करें तो त्रिकोण आकृतियां बहुत अधिक तीव्रता उत्पन्न करती हैं। वर्ग से व्यवस्था और कठोरता का आभास होता है। अष्टभुज आदि में पर्याप्त गति रहती है और वृत्त आदि निरंतर गति का अनुभव कराते हैं। ये हम लोगों ने त्रिभुज, वर्ग, अष्टभुज और वृत्त के बारे में देखा कि त्रिभुज तीव्रता का अनुभव कराता है, वर्ग व्यवस्था और कठोरता का आभास कराता है, अष्टभुज में पर्याप्त गति रहती है और वृत्त में निरंतर गति का अनुभव होता रहता है। हम लोगों ने अनुपात सामंजस्य को देखा था, तो आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके सामने एक चित्र है, उस चित्र में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जो बना हुआ है विभिन्न आकृतियां बनी हुई हैं। जैसे एक वृत्त से शुरू करते हैं, वृत्त के बाद खटभुज, वर्ग, वृत्त, खटभुज, वर्ग, इधर से एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, ठीक है। वृत्त के बाद खटभुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, पतंग की आकृति, त्रिभुज, वृत्तखंड, चतुर्थांश वृत्त, डी आकृत का वृत्त है ना। उसके बाद फिर आ जाता है त्रिभुजाकार आकृति वृत्त। तो इन सभी में जो भेद है वो आकृति भेद का मुख्य आधार हमको गति दिखता है। गति के आधार पे हम लोगों ने इनका विभाजन किया है। चलिए आगे चलते हैं। श्रेणी क्रम द्वारा सामंजस्य, श्रेणी क्रम द्वारा सामंजस्य। यदि चित्र में दो अतिशय स्थितियां अंकित हों तो उनमें सामंजस्य स्थापित करने हेतु श्रेणी क्रम का भी उपयोग किया जाता है। इससे क्रमिकता का भाव उत्पन्न होता है। अगला है वयन सामंजस्य। वयन सामंजस्य में किसी चित्र की आकृतियों की धरातलीय बनावट में भी सामंजस्य होना आवश्यक है। कोमल भावों को प्रकट करने वाली आकृतियों की धरातल संरचना भी कोमल, चिकनी, मुलायम, रेशेदार प्रतीत होनी चाहिए। यदि ऐसी आकृतियों की वयन खुरदरी और कठोर प्रदर्शित करने वाली होगी तो वयन का सामंजस्य नहीं हो पाएगा। यहाँ पे वजन लिखा है, वहां पे वयन होगा, जैसे यहाँ पर वयन होगा और यहाँ पर भी वयन होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और अगला है विरोध। विरोध का हमने मतलब समझाया कि जहां पे दो विरोधी विचारधारा हो वहां पे विरोध आता है। कलाकृति की एक रसता को भंग करने हेतु विरोध का समायोजन होना आवश्यक है। विरोधी तत्वों के समावेश से दर्शक कलाकृति में अधिक रुचि लेने लगता है। अगर एक ही विचार के, एक ही रस की आकृतियां होंगी तो उसे वो रस नहीं मिलेगा, वो सुख नहीं मिलेगा जो कि विरोधी कलाकृतियों में होता है। तो हमने कहा कि कलाकृतियों में एक रसता को भंग करने हेतु विरोध का समावेश करना आवश्यक है। विरोधी तत्वों के समावेश से दर्शक कलाकृति में अधिक रुचि लेने लगता है और अधिक आवेश भी आ जाता है। इससे कृति में शक्ति, रोचकता एवं आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। विरोध के द्वारा चित्र का संयोजन सफल हो जाता है और आकृतियां अधिक सार्थक प्रकट होती हैं, प्रतीत होती हैं।
विरोध से चित्र में गतिशीलता भी आ जाती है और चित्र में चटपटापन मसालेदार लगने लगता है। विरोध के समुचित प्रयोग से कृति में एकता आती है। असमान तत्वों के नियोजन से इसमें बहुत सहायता मिलती है। तो हमने आपसे बताया कि विरोध क्या है, विरोध का उपयोग क्या है, विरोध क्यों प्रयोग किया जाता है। तो विरोध के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, चित्र में चटपटापन ला सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपको दिख रहा है पहला ये जो चित्र दिख रहा है जिसमें एक यस आकृति की रचना है और एक सीधी रेखा है, इसे हम लोग कहते हैं रेखा विरोध। यदि किसी चित्र में सरल रेखाओं के साथ वक्र रेखाओं अथवा कोणात्मक रेखाओं के साथ वर्तुल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग रेखा विरोध कहते हैं। रेखा विरोध। रेखा विरोध के साथ हम लोग दूसरा चित्र देखते हैं, ये है वर्ण विरोध, दिशा विरोध का। दिशा विरोध में क्या किया जाता है कि एक दिशा में बनी आकृति की विरोधी दिशा में दूसरी आकृति बना दिया जाए तो उसे दिशा विरोध कहा जाता है। आगे हम लोग चले वर्ण विरोध में। तो वर्ण विरोध का, अच्छा ये जो अगली आकृति है ये आपका बल विरोध का है। ये आकृति आपका बल विरोध का है। बल विरोध। किसी वर्ण के अधिक अंतर वाले हल्के तथा गहरे बलों के प्रयोग से बल विरोध उत्पन्न होता है। गाढ़ा रंग और हल्का रंग के प्रयोग से बल विरोध उत्पन्न होता है। बल का मतलब ही होता है ना, चित्रकला में बल का मतलब होता है गाढ़ा और हल्कापन। जैसे श्वेत तथा काले बलों में पूर्ण विरोध है जिससे चित्र में चमक का आकर्षण उत्पन्न होता है। हम लोग देख रहे हैं कि अन्य जगहों पे काला है, कहीं कहीं सफेद है ना, तो इससे चित्र साफ साफ समझ में आता रहता है। अगला है आकार विरोध। आकार विरोध में हम लोग देख रहे हैं कि इधर देखिए एक बड़ा आकार फिर छोटा आकार, यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे वृत्त, तो इसे आकार विरोध में हम लोग देखेंगे। जैसे कि यदि दो आकृतियों के आकारों में अधिक अंतर हो तो उसे आकार विरोध कहते हैं। कभी कभी इस विधि का प्रयोग बहुत प्रभावशाली भी होता है, जैसे दैत्य के निकट मनुष्य की आकृति बहुत छोटी बनाने से दैत्य की विशालता और मनुष्य की लघुता का बोध होता है। इसे आप लोग दैत्य मान लीजिए, इसे मनुष्य मान लीजिए। अगला है वयन विरोध। वयन विरोध में देखते हैं किसी वस्तु को धरातल चिकना तथा दूसरी वस्तु का धरातल खुरदुरा अंकित करने से दोनों वस्तुओं के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। इससे वस्तुओं का नयापन, पुरानापन, कोमलता, कठोरता, दयालुता, निर्दयता आदि भी व्यक्त की जाती है। कहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि सतह स्मूथ है, यहाँ पे खुरदुरी है, ये वयन बोध है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है अनुपात। अनुपात का अर्थ है कलाकृति के विस्तार आकृतियों वर्णों, यहाँ पे वो लिखा है वर्णों होना चाहिए, वर्णों अथवा कला अथवा क्षेत्रफल का परस्पर संबंध है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कला के तत्वों का आकार, प्रमाण, गुण, विविधता, उद्देश्य तथा तात्पर्य से संबंध ही अनुपात कहलाता है, जिसके कारण कृति को सुंदर माना जाता है। यह तत्वों की सही मात्रा और उचित वितरण की समस्या है। किसी कृति में दो आकृतियों के आकारों आदि में बहुत अधिक भिन्नता है तो हमें उसमें परस्पर संबंध ढूंढने में कठिनाई होगी।
और कलाकृति में एकता का अनुभव होने में बाधा होगी, अनुभूति में बाधा होगी। वस्तुओं में उचित संबंध ढूंढने की हमारी इच्छा स्वाभाविक है। यदि यदि किसी का सिर बहुत बड़ा यदि किसी का सिर जो है बहुत बड़ा और शरीर बहुत छोटा हो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। किसी बौने पुरुष के साथ लंबी स्त्री देखकर हमें हंसी आ जाती है, और किसी स्थूल मतलब एकदम थुलथुल व्यक्ति हो के चारों ओर तमाशबीन इकट्ठे हो जाएंगे। इसका कारण है अनुपातों का उचित न होना। जैसे कि अजंता के पद्मपाणी या मथुरा की यक्षी अथवा ताजमहल अपने सुंदर अनुपातों के कारण ही अच्छे लगते हैं। अगर इनमें ये सभी गुण न होती तो ये अच्छे न लगते। जैसे कि हम लोग अन्य जगहों पे देखें तो आपको मथुरा, सांची, दीदारगंज की यक्षी की प्रतिमा में भी पर्याप्त भिन्न अनुपात बनी है। जो 3 जगह हमने बताया यहाँ पे यक्षी की प्रतिमा है, उनमें भिन्नता बनी है, मथुरा में, सांची में और दीदारगंज में। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम विविधता में एकता की बात करते हैं तो यह कृति के अंगों के परस्पर अच्छे अनुपातों के संबंध की ही बात करते हैं हम लोग। जब हम लोग एकता में अनेकता की बात करते हैं तो उनमें हम क्या ढूंढते हैं कि ये जो कृति बनी है उसके अंगों के परस्पर अच्छे अनुपात के संबंध में ही बात होती है। हम आपके सामने कुछ चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पहला जो चित्र है, चित्र संख्या 1। तो चित्र संख्या 1 में हम लोग देख रहे हैं कि ये निग्रो कला में आता है। निग्रो कला में, निग्रो कला की मतलब चित्रों में क्या होता है कि यहाँ पे चौड़ी नाक, मोटे होठ और लंबी ग्रीवा को सुंदर मानते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से ये जो महिला की चित्र है, महिला का चित्र राजपूत कला में बना हुआ है। राजपूत कला में विशेषता क्या है कि पतली लंबी नाक हो, पतले होठ हो, मतलब कि जो इसकी गर्दन हो ये भी सुंदर हो, तो इसे हम लोग राजस्थानी कला में मानते हैं। इसी तरीके से जो बगल में महिला है चित्र संख्या 3 में, ये आपको चीनी, एक मिनट, ये है दूसरा और तीसरा ये जो चित्र है महिला का, ये चीनी और जापानी चित्र है। इसकी विशेषता क्या है कि अपने छोटे नेत्र, इनमें जो नेत्र है वो छोटे होते हैं। तो इसी के आधार पे हम लोग इनका जान सकते हैं कि अनुपात क्या होता है। या आगे हम आपको कुछ चित्र और दिखाएं। आपको ये जो पहला चित्र दिख रहा है, एक मिनट, पहला जो चित्र दिख रहा है आपको, ये आपको दिखेगा कि ये आदिम कलाओं में बना हुआ है। ये और ये दोनों है ना, इसकी भी बात बाद में करेंगे। ये दोनों जो चित्र बने हैं ये आदिम कलाओं में बने हुए हैं। आदिम कलाओं की विशेषता ही यही रहती है कि पशुओं की शरीर क्षैतिज लंबाई में अधिक होती है। यहाँ पे देखिए ये जो गर्दन बनी है कितनी लंबी, ये इस तरीके से इससे क्षैतिज लंबाई इनकी अधिक होती है। आगे चलिए, आप सभी के सामने ये चित्र भी दिख रहा होगा। यहाँ पे आकृतियों के अनुपात में हम लोग कुछ बातें करेंगे। देखिए ये जो पहला चित्र है इसमें ए नंबर का, इसकी विशेषता क्या है, इसको हम लोग शांत भाव के चित्र में, यहाँ पे क्षैतिज लंबाई अधिक है तो क्षैतिज लंबाई के चित्रों में हम लोग क्या करेंगे, शांत भाव का चित्र होता है। क्षैतिज अधिक होगी तो शांत भाव। इसी तरीके से अगर हम लोग जो ऊर्ध्वाधर लंबाई है उसमें हम लोग वीरता, उल्लास, त्याग, बलिदान, भक्ति आदि में ऊर्ध्वाधर अनुपात बड़े होने चाहिए।
बी नंबर चित्र में। सी की बात करें तो सी नंबर में ये जो आपको घोड़े पे सवार एक घुड़सवार दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि इसमें क्षैतिज आयताकार भूमि बनी है जिसकी खड़ी भुजाओं से क्षैतिज भुजाओं का अनुपात अधिक है। एक मिनट, हाँ आपको अब दिख रहा होगा सही से। जो क्षैतिज भुजाएं हैं उनका खड़ी भुजाओं से अनुपात अधिक है और ये विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये संघर्ष, व्याकुलता, पीड़ा, विलास आदि के चित्रों में इनका मतलब कि उपयोग किया जाता है, जहां पे संघर्ष, व्याकुलता, पीड़ा और विलास का चित्र बनाना हो। अब देखिए आपके साथ एक स्त्री और एक पुरुष का चित्र है। ये पुरुष है, ये स्त्री है। हम लोगों ने बात किया था अनुपात की, तो अनुपात में तान तान का प्रयोग किया जाता है, ताल का। तो एक ताल में 12 अंगुल होता है। तो पुरुष का जो चित्र होता है वो 8 ताल का होता है, महिला का चित्र 7.5 ताल का होता है। आपके सामने दिख भी रहा है एक पुरुष एक महिला का चित्र। इसमें से आप गिन सकते हैं, जो पुरुष का चित्र है उसमें 8 ताल है, महिला का चित्र 7.5 ताल में आता है। देखिए 7 ताल यहाँ पे है और इसके बाद 7.5 ताल। तो ये एक उचित अनुपात होता है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो सिर एक ताल में होता है, धड़ 3 ताल में होता है। सिर एक ताल में, धड़ 3 ताल में, पैरों की लंबाई 4 ताल, कंधों की चौड़ाई 2 ताल, भुजाओं की लंबाई 3 ताल मानी जाती है। ये पुरुषों में होता है। और नारी आकृतियों में हम लोग देख रहे हैं, नारी आकृति आपके सामने प्रस्तुत है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि शरीर 3.25 ताल, पैर 3.25 ताल, कंधे 2.25 ताल, कटी 2 ताल मानी जाती है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि सिर के 4 भाग किए जाते हैं। आंखें सिर के मध्य में रहती हैं, हमेशा आंखें सिर के मध्य में रहेंगी। एक भाग केस, एक भाग ललाट, एक भाग नासिका तथा एक भाग होंठ के लिए रहता है। जैसे कि अन्य जगहों पे किशोर आकृति, बौनी आकृति, कुबड़ी, राक्षसी आकृति, भयानक आकृतियां हुए तो इनमें परिवर्तन हो जाता है। राक्षसी आकृति में तो 16 ताल के चित्र होते हैं, दुगने आकार के। आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको अनुपात समझ में आ रहा होगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा फिर से। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, हम फिर से आगे देखेंगे। अब देखिए इनमें अनुपात का निर्धारण कैसे होता है। अनुपात के निर्धारण हेतु